दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है मतलब क्या? ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन जो है यह कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। यह क्या है? तो ग्रेफीन कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ग्रेफीन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो हीरा का आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट किसका अपरूप है? ग्रेफाइट हीरा का अपरूप ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ग्रेफाइट जो है यह भी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो मतलब क्या, ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.25 होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेंसिल लेड है मतलब क्या? पेंसिल या लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरा की अपेक्षा थोड़ा मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड जो है वह ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व जो है वह 2.25 होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट चूर्ण मतलब क्या? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसे एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप एलोट्रॉप्स है। यह स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समष्ट भुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वांडरवाल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नरम और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट का प्रयोग मतलब क्या? स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीधा आप याद रखिएगा, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 25 से लेकर 35% तक लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है। कोयले के निम्न प्रकार में से किस एक में सबसे अधिक कार्बन का मतलब क्या? कोयला का जो प्रकार होता है जैसे लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला, एक होता है भूरा कोयला। तो इसमें यह कहने का मतलब है कि जो कोयले के निम्न प्रकार मतलब कि कोयले के जो बहुत सारे प्रकार हैं उस प्रकार में सबसे अधिक कार्बन का जो अंश है वह किस में होता है? तो वह होता है एंथ्रासाइट में। किस में होता है? एंथ्रासाइट में। कितना? तो 85% से अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। लिग्नाइट जो है यह एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन उपस्थिति मतलब कि कार्बन जो है वह लिग्नाइट कोयला में 25 से 35, बिटुमिनस में 45 से 85 और एंथ्रासाइट में 85% से अधिक रहता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है किस लोहे में? कार्बन की जो अधिकतम मात्रा है वह लोहे की किस प्रकार? तो पिग आयरन मतलब क्या, ढलवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है 3.5 से लेकर 4.5% तक। तो यहाँ से आप याद रखिएगा ढलवा लोहा। पिटवा लोहा में 0.04 पिटवा लोहा में 0.04% से लेकर 0.08% तक होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% और मिश्र धातु स्टील में 0.1% से लेकर 1% से अधिक तक होता है। क्या? तो कार्बन की मात्रा। तो किस लोहे में? तो ढलवा लोहा में। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक रहता है। आप यहाँ से यह भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर कितना होता है? तो हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है और एक कैरेट बराबर होता है 20 मिलीग्राम। कितना होता है? तो 200 मिलीग्राम। तो आप याद रखिएगा हीरे की एक कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। कैरेट का उपयोग जो है किसी भी हीरे के वजन बताने के लिए क्या आता है? एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है जबकि 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखें। एक कैरेट बराबर कितना ग्राम में जब पूछे तो कितना ग्राम, तो आप याद रखिएगा 0.2 ग्राम। कितना ग्राम? तो
तो 0.2 ग्राम। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो और ऑप्शन रही यदि मिलीग्राम में, तो आप आंसर लगाएंगे 200 मिलीग्राम। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन पूछ किस में रहा है, मिलीग्राम में पूछ रहा है या ग्राम में पूछ रहा है। यदि ग्राम में पूछ रहा है तो होगा 0.2, और यदि मिलीग्राम पूछ रहा है तो आंसर होगा 200 मिलीग्राम, 1 कैरेट बराबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? मतलब क्या भारी मशीन जो है उसमें स्नेहक के रूप में तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट सिलेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, मतलब कि कार्बन का अपरूप होता है। इसका अपेक्षिकरण 2.25% होता है। यह कार्बन का एक अपरूप है और ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम भी कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। किसका? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है या सूखा बर्फ भी कहा जाता है। और रासायनिक रूप से सूखी बर्फ भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है। शुष्क बर्फ पूछे या सूखा बर्फ पूछे तो इसे भी क्या, तो यह भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोला जाता है। तो सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो सूखा बर्फ किसे कहता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता, मतलब क्या भार के अनुसार जो है वह पानी में हाइड्रोजन, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 11.11%, 1.11%। भार के अनुसार पानी में H2O जल का आणविक द्रव्यमान 2+16 मतलब कि 18 ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहाँ पूछ क्या है कि भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत? तो भार के अनुसार पानी में H2O में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 11.11%। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके किसका निर्माण करेगी? तो वह जल का निर्माण करेगी, मतलब क्या पानी का निर्माण करेगी हाइड्रोजन। आप यहाँ से यह भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो D2O। आप बता सकते हैं D2O, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O। D2O मतलब क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं D2 मतलब भारी जल के खोजकर्ता कौन है? यूरेका वाशवर्म। भारी जल की खोज कब हुई? तो 1932 ईस्वी में। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20। भारी जल जमता है 3.8%, मतलब 3.8 डिग्री सी पर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारी जल एक प्रकार का है, क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक दोनों है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 होता है। D2O रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका सापेक्ष गंध मतलब पानी के सापेक्ष 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से अधिक होता है। यह भी आप याद रखेंगे। हैवी वाटर का प्रयोग हैवी वाटर का जो प्रयोग है वह परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में मंदक के रूप में, किसमें? तो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। और शीतलक मतलब क्या? कूलेंट दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किस में? तो परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो भारी जल एक प्रकार क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक दोनों है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विवंधक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो वितरित हुआ था कौन सा? तो भारी जल। भारी जल जो है वह विमंधक और प्रशीतक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जल क्या है? तो गुरु जल जो है ये ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी वाटर मतलब क्या? भारी जल को मिलाकर क्या? तो गुरु जल कहलाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी या भारी जल वह पानी होता है, भारी जल या भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी या भारी जल क्या होता है? तो भारी पानी या भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है, किसका स्थान? तो हाइड्रोजन का स्थान जो है वह आइसोटोप ले लेता है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। नेक्स्ट
हैवी वाटर में होता है। तो हैवी वाटर क्या है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर का मतलब क्या? तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने भारी जल की खोज की? तो आपको बताया जा चुका है 1932 में यूरे तथा वासवर्न के द्वारा भारी जल की खोज की गई। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल जमता है 3.8 डिग्री सी पर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार होता है 20। और सामान्य जल का अनुभार कितना होता है? तो सामान्य जल का अनुभार होता है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल गैस है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे CO+H2। यह जो है CO+H2, इसे जल गैस या जल वाटर या वाटर गैस कहते हैं। जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। तो जल गैस CO+H2 से मैथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो मैथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स। किसके? तो कैल्शियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स पानी की अस्थायी कठोरता का क्या है? तो कारण ही या उत्तरदायी है। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स तथा सल्फेट कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होता। कपड़ा धोने हेतु अनुपयुक्त होता है। कौन सा? कठोर जल। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे ऊष्मा का संकेंद्रण जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि ये फसल की जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें कुंठित हो जाती है। तो कठोर जल एक तरह से हानिकारक ही है। आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल के लिए pH मान होता है, मतलब क्या? जल का pH मान कितना होता है? तो लगभग आप बोल सकते हैं 7। जल के लिए pH मान कितना? 7। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। इसका pH मान लगभग 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप, तो आप बता सकते हैं पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जो पानी है वह पानी का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। मतलब क्या? अशुद्ध जल से जो है वह बड़ी मात्रा में पेयजल, पीने योग्य जल जो तैयार किया जाता है वह किस प्रकार से है? तो निर्वलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण नहीं बोलेंगे, निर्वलीकरण। निर्लवनीकरण के द्वारा। मतलब क्या? निर्लवनीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? तो निर्लवनीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कौन सी गैस? तो पीने के पानी शुद्ध करने में तो क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। किसका? तो क्लोरीन का जो प्रयोग है वह ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विसंक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी को शुद्ध करने में, मतलब रोगाणुनाशक बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया था। आप यहाँ से यह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? समुद्री जल को शुद्ध जल में जो बदला जाता है वह उत्क्रम पराशन। किसके द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम पराशन के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है। उत्क्रम पराशन जो है उसको आप बोल सकते हैं क्षरण विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। क्षरण विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कराती है? तो खारे पानी को शुद्ध पानी, मतलब क्या? समुद्री जल को शुद्ध पानी में, तो आप क्या बोल सकते हैं? उत्क्रम पराशन। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम पराशन कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? फिटकरी जो है यह गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो आप बता सकते हैं अस्कंदन। रासायनिक अस्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी
को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उर्णन तथा अवसादन के द्वारा होता है। परिणामतः जल जो है वह स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली मतलब क्या उपयुक्त गैस कौन सी है? तो बता सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। मतलब क्या, वनस्पति तेलों में या वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्रयुक्त किया जाता है किस गैस के प्रयोग से? तो हाइड्रोजन के प्रयोग से आप यहाँ पर यह बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक जब पूछे तो उत्प्रेरक के रूप में जब पूछे हाइड्रोजनीकरण की किस उत्प्रेरक का, तो निकेल बताएंगे हम। लेकिन जब पूछे कि जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन। यह दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में अधिकांशतः लोग कन्फ्यूजन होते हैं और मिस्टेक से उल्टा आंसर लगा के चले जाते हैं। जब पूछे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन। जब पूछे कौन सा उत्प्रेरक, तो निकेल। आप यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? मतलब क्या, कौन कौन सी गैस ऐसी है जिसे नोबेल गैस कहते हैं, यह आपको याद रखना है। तो हीलियम जो है यह नोबेल गैस कहलाती है। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं। कौन कौन सा? तो हीलियम, He मतलब हीलियम, Ne मतलब नियॉन, Ar मतलब ऑर्गन, Kr मतलब क्रिप्टॉन, Xe मतलब जीनॉन, Rn मतलब रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। कुल कितने में? कुल 6 तत्व जो हैं वह नोबेल गैस कहलाते हैं। ये सभी जो है सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हैं और ये गैस से उत्कृष्ट धातुएं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड सोना के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है और इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव रहता है। इस कारण से इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस, किसे कहते हैं नोबेल गैस? तो हीलियम को कहते हैं, नियॉन कहते हैं, आर्गन कहते हैं, क्रिप्टॉन कहते हैं, जीनॉन कहते हैं और रेडॉन को कहते हैं। ये जो 6 प्रमुख रूप से जो 6 गैसें हैं, ये 6 के 6 गैसों जो हैं या उत्कृष्ट गैस या इन्हें हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? किस गैस की प्रतिशत मात्रा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह वायुमंडल में कम है। कितनी है? तो आप यहाँ यह याद रखें, बहुत बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। कभी कभी यह सीधा दे देगा परसेंटेज बताने कितना प्रतिशत है, तो याद रखिए 0.03% जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन जो है वह लगभग 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है। और आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में ऑर्गन 0.93%, 0.93% ऑर्गन पाया जाता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह है 0.03%। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत? तो आप बता सकते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग जो है वो 78 से 79 मतलब क्या 78% लगभग पाया जाता है। नेक्स्ट, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी? गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोरों के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम। कौन कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस जो है उसे मिश्रित किया जाता है। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। किसे? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को। नेक्स्ट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वह अष्टफलकीय होता है। वह कैसा होता है? तो यह अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड को हम दर्शा सकते हैं SF6, जो रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील और कार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार जो है
वह अष्टफलकीय होता है। किसका? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। नेक्स्ट, हास्य गैस मतलब क्या? हंसाने वाली गैस या हंसने वाली गैस, तो आप बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या? N2O को हास्य गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसका प्रयोग जो है शल्य क्रिया के समय मतलब क्या निषेचतक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बेहोश करने के लिए थोड़ा सा किया जाता है। किसका? तो नाइट्रस N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखने के प्रयास किए। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इन प्रश्नों को देखिए और जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे वो NTPC का टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो BPSC का टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो UPPCS का टेस्ट सीरीज हो, या किसी भी स्टेट के PCS या NTPC या SSC का एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखिए इस वीडियो से ही सिर्फ आपके इस क्लास से, इस सब्जेक्ट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस 40 में से मिलेगा। आपको यदि आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो आपको यह अनुभव हो गया होगा कि यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इस कारण से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।